Hello students, my name is Jitendra Kumar. I am your biology teacher and I welcome you all to the Biogenus NEET Prep. And in today's video, we're going to discuss about the skeletal system, your skeletal, human skeletal system, and as well as the joints and the disorders of your muscular system and your skeletal system. So basically, this is going to be a very important lecture in regarding to your NEET preparation, because we have seen so many questions asked from this chapter, especially from the joints portion, and it is compulsory that question has to come from this portion. So without wasting any time, let's get started. So basically, the first thing we're gonna discuss is human skeletal system. So basically, as you know, 206 bones we have seen it, we have listened it. हमने बहुत बार सुना है कि भाई 206 बोन होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं. तो हम उन्हीं हड्डियों की बात करेंगे बेसिकली कि इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां हैं भैया, और कौन कौन सी जो बोन है वो किस तरह से बनी हुई है, क्या प्रोसेस है उसका, और क्या मतलब क्या फंक्शन है उस बोन का, बेसिकली किस स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट कर रही है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से. एंड देखिए, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है ना, इसमें क्या है, ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी एक बिल्डिंग है तो उसके लिए पहले एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है, जिसपे वो पूरा जो बिल्डिंग है वो क्या करेगी, एक तरह से उस पर बनाई जाएगी एक फ्रेमवर्क के ऊपर, एक ढांचे के ऊपर. तो बेसिकली जो ढांचा होता है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो ही उसके मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा एक तरह से उसके. तो हमारी बॉडी के लिए भी एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर मान लीजिए आपका स्केलेटन नहीं होता, तो जैसे जेली होती है ना, जेली, ये इकट्ठा हो जाता है सब कुछ मास, तो बिल्कुल वैसा हो जाता है हमारी बॉडी. ठीक है, जस्ट लाइक अमीबा. ठीक है, कोई बोन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, और मतलब एक एक्चुअल शेप हमें नहीं मिल पाती हमारी बॉडी की. तो बेसिकली ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा, ये हमको एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसपे कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन करके रख पाती है. ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स 206 एंड फ्यू कार्टिलेजेस. अच्छा, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है उसमें 206 तो बोन्स हैं. ठीक है, और कुछ क्या है उसमें, कार्टिलेज है. कार्टिलेज भी एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ही है. अच्छा, बोन जो होती है क्या होती है बताइए, कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ये, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, सॉरी, हाँ कनेक्टिव टिश्यू है आपका. तो ये क्या है, आपका जो बोन है और कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ये कार्टिलेज आपका प्रेजेंट होता है आपके ईयर में, नोज टिप के अंदर. तो बेसिकली ये जो आपके ऑर्गन्स हैं ना, बोन्स हैं और जो कार्टिलेज हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर. और जो आपकी बोन्स हैं बेसिकली ये 206 हैं नंबर्स में. और जब इन्फेंट होते हैं हम, मतलब जब बच्चा पैदा ही होता है जस्ट, तो ऑब्वियसली ये बोन्स का जो नंबर होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है उस टाइम पर. और एज थ्रू आउट द टाइम आगे आगे बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे जो इंडिविजुअल बोन्स हैं वो क्या करती हैं, आपस में फ्यूज़ होती चली जाती हैं, मतलब जुड़ती चली जाती हैं, तो वो पूरी एक बोन बन जाती है. तो इसलिए क्या होता है, इन्फेंट के टाइम पे बोन का नंबर ज़्यादा होता है इंडिविजुअल बोन्स का, और जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है एज, तो ये 206 बोन्स जो होती हैं आपकी स्पेसिफिकली हो जाती हैं ये. ठीक है, फ्यू कार्टिलेज, कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका नोज टिप में प्रेजेंट है, आपका ईयर पिन्ना जो होता है, जो मतलब आउटर ईयर है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है. इनफैक्ट आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में भी प्रेजेंट होता है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो काफ़ी जगह हमें कार्टिलेज भी देखने को मिलता है, और कार्टिलेज भी एक शेप मेंटेन करने का ही काम करता है. आपने देखा ना, ईयर में बोन नहीं है, आउटर ईयर में कोई बोन नहीं है, पर आउटर ईयर की आपको शेप एक फिक्स शेप मिलती है. तो वो किससे मिल रही है, आपकी कार्टिलेज से मिल रही है आपको. ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हैज टू पार्ट्स. एक तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है एक्सियल. एक्सियल मतलब जो स्ट्रेट एक्सिस है. ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये देखिए, एक मैंने ये इंसान बना दिया. ठीक है, अब ये जो ये वाला एक्सिस होगा ना, जो इसको ऊपर से नीचे तक एक दो पार्ट्स में बांटेगा, ये आपका क्या है, ये एक्सियल पार्ट है. इसको क्या कहेंगे हम, एक्सियल. तो जितनी भी बोन्स इस एक्सिस पे लाए करेंगी, बेसिकली वो क्या हो गया, आपका एक्सियल स्केलेटन हो गया. ठीक है, और जो इसके साथ जैसे लगी हुई हैं ये बोन्स,
ठीक है, इस एक्सियल स्केलेटन के, वो क्या हो गया आपका अपेंडिकुलर, इसको ही क्या बोल दिया हमने, अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट इज, अब एक्सियल स्केलेटन में देखिए क्या क्या होता है। एक्सियल स्केलेटन में आपका एक तो बोन्स ऑफ हेड आती हैं, जो भी आपके स्कल है, ठीक है, तो हेड है उसका जितनी भी, उसकी जितनी भी बोन्स है वो एक्सियल में आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक्सिस के अंदर है ये, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आ गई आपकी, जो कि बैकबोन होती है आपकी, वो भी एक सेंट्रल एक्सिस पे ही आ रही है आपके। स्टर्नम हो गई जो आपकी फ्रंट में होती है, जिसको मैंने बताया था कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, स्टर्नम भी आ गई। और रिब्स, रिब्स जो होती हैं वो भी किसका पार्ट है, आपके एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आगे देखते हैं हम, तो इसमें कहते हैं कि बोन्स और बोन्स ऑफ हेड। अगर हम हेड की बात करें कि हेड में कितनी बोन्स होती हैं, तो हेड में अप्रोक्सीमेटली आपकी कितनी है, दैट इज 29 बोन्स प्रेजेंट होती हैं हेड में। तो हेड जो बना हुआ है हमारा, ये किससे बना हुआ है, 29 बोन्स से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से देखते हैं, तो इट इंक्लूड्स स्कल, पहले तो स्कल हो गया। फिर एक हायोइड बोन होती है, हायोइड मतलब ये जो नीचे आप देखेंगे गले में अपने, तो गले में आपको एक यू शेप की ऐसे बोन मिलती है, ठीक है, टंग के नीचे ही होती है जो, तो उसको उसको हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हायोइड बोन। और ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स मतलब जो आपका इनर ईयर है, ठीक है, जो, हाँ इनर ईयर मतलब, ये तो आउटर ईयर हो गया, फिर मिडल ईयर आता है, फिर इनर ईयर आता है। तो इनर ईयर से जो कनेक्ट होती हैं, उसका उसके साथ जो बोन्स कनेक्ट होती हैं विंडो के पास, तो बेसिकली वो कौन सी होती है आपकी, स्टेप्स होती है। कौन सी होती है, स्टेप्स। तो बेसिकली ईयर ऑसिकल्स स्मॉल बोन्स का एक, तीन स्मॉल बोन्स हैं, ठीक है, तीन स्मॉल बोन्स हैं जो आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं, जैसे ही आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वो भी हिलती हैं बोन्स, और वो बोन्स जो होती हैं आगे, जो हमारा हियरिंग ऑर्गन है कॉकलिया तो उससे जाके क्या करती हैं, उस पर एक तरह से ड्रमिंग करती हैं, उसके साथ अटैच होती हैं उस पर, ठीक है। तो बेसिकली ईयर ऑसिकल्स भी किसका पार्ट है, आपके स्कल का ही पार्ट है, ठीक है। तो स्कल हो गया, हाइड बोन हो गई, और ईयर ऑसिकल्स हो गए, ये किसका पार्ट हो गया, आपके हेड बोन्स का पार्ट हो गए, ठीक है, जो बोन्स ऑफ हेड हैं उसी में आ गई हैं सारी की सारी। तो स्कल की अगर बात करें, तो स्कल बना हुआ है आपका 22 बोन्स से मिलके, और इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं, एक तो क्रेनियल बोन्स हैं और फेशियल बोन्स हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन्स मतलब ये ऊपर का जो आपका ये हिस्सा होता है, ये क्रेनियम कहलाता है, तो क्रेनियम बोन्स हो गई। और आपका जो फेस आगे बन रहा है, फेस फेशियल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये फेशियल बोन्स भी किस में आ गई, आपके स्कल में ही आ गई। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए, तो क्रेनियल बोन्स कितनी हैं, 8 हैं, नंबर में 8 हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो फ्रंटल, ये फ्रंट वाली जो बोन होती है आगे की, ये फ्रंटल बोन हो गई जो कि सिंगल होती है। एक होती है फिर पैराइटल, पैराइटल्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं। पैराइटल मतलब ऊपर वाला जो ऊपर वाली बोन जो होती है हमारी, तो आधी इधर होगी आधी इधर होगी, तो ये पैराइटल हो गई 2। फिर आगे टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब हमारे कान के साइड वाली होती हैं, ये 2 हो गई टेम्पोरल, ठीक है। ऑसिपिटल जो हमारे पीछे वाला हिस्सा होता है, वो एक सिंगल बोन से बना हुआ है स्कल की, तो वो पीछे क्या कहलाता है, उसको ऑसिपिटल कहते हैं। एक होती है स्फिनोइड, वो भी स्कल के अंदर ही होती है, ठीक है। एंड एथमोइड, वो भी स्कल के अंदर ही होती है, मतलब थोड़ा नीचे की साइड, हमारे नेजल के ऊपर की साइड, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं स्कल का, ये देखिए, ये आपके पास सामने स्कल का डायग्राम है। मैंने बताया आपको कि पहले तो क्या है, एक तो ये फ्रंटल बोन हो गई, ये फ्रंटल बोन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी पैराइटल बोन हो गई ऊपर वाली, ठीक है। कान के पास वाली क्या है बोन, आपकी टेम्पोरल बोन हो गई। और ऑसिपिटल बोन जो पीछे वाला हिस्सा है वो हो गई। स्फिनोइड उसके साथ ही होती है, मतलब कान वाले रीजन के पास ही होती है, फ्रंटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में, ठीक है, स्फिनोइड बोन। और एथमोइड बोन जो होती है ये आपके नीचे की तरफ होती है, दैट इज नेजल चैम्बर की तरफ ये होती है, नोज के पीछे, ठीक है। तो ये आपको बोन कौन सी हो गई, स्कल वाली बोन्स ये आपकी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेनियल बोन्स हो गई आपकी। अब फेशियल बोन्स की बात करें आपकी, तो फेशियल बोन्स कौन कौन सी है, 14 होती हैं, नंबर में कितनी है, 14। तो इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, एक तो नेजल्स आएंगी, नेजल बोन्स जो कि 2 होती हैं, ठीक है। फिर आता है मैक्सिला, ये, ठीक है, मैक्सिला जो होता है आपका 2 बोन से मिलके बना हुआ है। फिर आती है जाइगोमेटिक, ठीक है। फिर आती है लैक्रिमल, ठीक है। फिर आते हैं पैलेटाइन्स। पैलेटाइन्स क्या होती है, पैलेटाइन्स बेसिकली जो आपका ऊपर का तालू होता है ना, तो बेसिकली वो उसको क्या कहते हैं हम, पैलेटाइन कहते हैं। तो पहले आगे हार्ड पैलेटाइन होता है और पीछे उसके आपको देखा होगा कि
सॉफ्ट हो जाता है, वो बड़ा अंदर चला जाता है अगर आप फिंगर से अपनी देखेंगे तो आगे क्या होता है हार्ड पैलेटाइन और उसके पीछे क्या होता है सॉफ्ट पैलेटाइन। तो हार्ड पैलेटाइन किससे बना हुआ है, पैलेटाइन बोन से, दो होती हैं। नेक्स्ट इज इंफीरियर नेजल्स, तो इंफीरियर नेजल बोन होती है जो कि दो होती है नंबर में। फिर मैंडिबल, मैंडिबल आपका क्या होता है बेसिकली आपका जॉ, तो मैंडिबल ही क्या है आपका जॉ बोन है। ओनली मूवेबल बोन जो है हमारे हेड में तो देखा जाए वो क्या है आपकी सॉरी हमारे फेशियल बोन्स में अगर देखा जाए तो ओनली मूवेबल बोन कौन सी आपकी मैंडिबल, जिसको हम कहते हैं जॉ, ठीक है, जो कि सिंगल बोन से बना हुआ होता है। एंड वॉमर, वॉमर क्या होता है आपका आगे का हिस्सा ही है, ठीक है, ये वाला नोज और इसके बीच में जो है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रेजेंटेशन दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखिए आपकी पहले ये नेजल बोन आ गई, ये देखिए नेजल बोन आ गई जो नोज बना रही है। फिर आपकी जाइगोमेटिक बोन है जो उसी के आँख के साथ है, ठीक है। फिर लैक्रिमल बोन भी ये रही नेजल बोन के पास। और ये मैग्जिला हो गया आपका, मैंने बताया अपर जॉ जो है ये बेसिकली आपका। मैंडिबल जो हो गया ये लोअर जॉ हो गया आपका। हार्ड बोन तो पहले ही पढ़ ली थी हमने जो यू शेप की है ऐसे। ये देखिए ये जाइगोमेटिक हो गई आपकी, ये नेजल बोन हो गई, ये लैक्रिमल हो गई, ये मैग्जिला हो गया आपका अपर जॉ, ये मैंडिबल हो गया आपका लोअर जॉ, ये हार्ड बोन हो गई, ठीक है। अब ये देखिए कि कौन सी पेयर्ड है और कौन सी अनपेयर्ड है। तो बेसिकली अनपेयर्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि वही देखेंगे। मैंडिबल जो है एक अनपेयर्ड बोन है और वॉमर जो है वो भी क्या है अनपेयर्ड बोन है। तो बेसिकली फेशियल बोन्स में जो आपको बोन्स देखने को मिलती हैं उसमें से मैंडिबल और वॉमर जो है वो क्या है आपकी अनपेयर्ड बोन है। हायर्ड बोन जो है वो क्या है एक हायर्ड बोन है, सिंगल है, जो कि यू शेप बोन होती है जो सीन दैट इज सीन जस्ट बिलो द बकल कैविटी। तो हमारी जो बकल कैविटी होती है उसके जस्ट हमें नीचे देखने को मिलती है। और किस शेप की होती है यू शेप की बोन होती है ये। योर नेक्स्ट इज योर ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, ईयर ऑसिकल्स आपको मैंने बताया कि भैया तीन बोन्स होती हैं। तो एक ईयर में तीन बोन होंगी, एक ईयर में तीन बोन होंगी। कौन कौन सी बोन होती है, मेलियस, इंस्कस, स्टेप्स। मेलियस जो होती है वो आपकी जुड़ी हुई होती है आपके ईयर ड्रम के साथ, फिर बीच में इंस्कस आती है, फिर आता है स्टेप्स। स्टेप्स जो होता है थोड़ा हैमर शेप का होता है और हैमर शेप का होने के कारण वो किससे टकराता है आपका कॉकलिया में, ठीक है। कॉकलिया में विंडोज बनी हुई होती है उस विंडो पे टकराता है वो बेसिकली। तो मेलियस, इंस्कस, स्टेप याद रखना। और स्टेप्स जो है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, स्मॉलेस्ट बोन क्या है आपकी स्टेप्स, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स में आपने देख लिया कि मेलियस होगा, दो होंगे ऑब्वियसली, एक राइट और लेफ्ट ईयर में और इंस्कस भी दो होंगे राइट और लेफ्ट, और स्टेप्स भी दो होंगे राइट और लेफ्ट ईयर में। योर नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है बेसिकली आपका फॉर्म्ड ऑफ 26 वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रल कॉलम किससे बनी हुई है 26 वर्टिब्रे से बनी हुई है। इट इंक्लूड्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा दैट इज 7, ठीक है 7 है। 7 जो आपके वर्टिब्रे होते हैं वो क्या होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। और फिर थोरेसिक वर्टिब्रे कितनी होती हैं आपकी 12 होती हैं नंबर्स में। फिर लंबर वर्टिब्रे कितनी होती हैं आपकी 5 होती है नंबर में। और सैक्रल वर्टिब्रा कितनी होती है 1 होती है, जो कि कितनों से बनी हुई होती है ये भी 5 वर्टिब्रे से मिलके आपकी बनी हुई होती है। तो 5 वर्टिब्रे अगर फ्यूज हो जाती हैं और वो क्या बना लेती हैं आपकी एक सिंगल सैक्रल वर्टिब्रा बना लेती हैं। और कॉक्सीजियल वर्टिब्रा होती है ये भी फ्यूज्ड होती है और इसमें भी ये 4 जो आपकी चार जो आपकी वर्टिब्रे होती हैं वो क्या कर जाती हैं फ्यूज कर जाती हैं और वो बेसिकली क्या बना लेती हैं आपकी कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, जो कि क्या है फ्यूज्ड है। तो अगर हम लिखें इसको तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अगर हम इसका एक फॉर्मूला देते हैं तो वो क्या देते हैं C7T12L5S फ्यूज्ड 5 मतलब ब्रैकेट बना दिया मतलब फ्यूज्ड है, और कॉक्सीजियल 4 ब्रैकेट मतलब फ्यूज्ड है। तो ये किसका हो गया आपका एडल्ट के लिए हो गया ये, ठीक है एडल्ट के लिए ये फॉर्मूला हो गया। और वहीं हम चाइल्ड के लिए अगर दें, अगर मैं किसके लिए दूं चाइल्ड के लिए, तो वो क्या होता है आपका C7T12L5S5 जो कि फ्यूज नहीं होंगी, और C4 ये भी फ्यूज नहीं होंगी। तो इनमें अलग अलग होती है, इनमें फ्यूज नहीं हुई हुई अभी सैक्रल और कॉक्सीजियल वाली बोन जो है वो वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज नहीं हुई हुई।
ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्कल आर्टिकुलेट्स विद फर्स्ट वर्टिब्रा, जिसको कहते हैं हम एटलस। तो पहली जो वर्टिब्रा आती है, देखिए वर्टिब्रा यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो वर्टिब्रा प्रेजेंट है, देखिए जो पहली वाली वर्टिब्रा आपको दिख रही है यहाँ पे, सॉरी, ये देखिए। तो बेसिकली ये जो वर्टिब्रा दिख रही है ना आपको, ये पहली वाली, ये इसको क्या बोलते हैं हम, एटलस बोलते हैं। और ये क्या है, बेसिकली सर्वाइकल वर्टिब्रा है। क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं अपने आप में, 7 इन नंबर्स होती हैं। फिर उसके बाद कौन सी वर्टिब्रा आती है, थोरैसिक वर्टिब्रा आती है। थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी है आपकी, 12 इन नंबर है। फिर उसके बाद क्या आती है आपकी, लंबर वर्टिब्रा आती है, जो कि क्या है, 5 इन नंबर है। फिर उसके बाद क्या आती है आपकी, बेसिकली सैक्रम आती हैं। ये भी कितनी होती हैं, ये भी 5 होती हैं नंबर में, पर क्या हो चुकी हैं, ये फ्यूज हो चुकी हैं। क्या हो गई हैं, फ्यूज हो गई। तो ये एक ही बोन दिख रही है हमको। फिर उसके पीछे क्या होती है, कॉक्सीजियल होती है। ये भी कितनी होती हैं, 4 होती हैं नंबर में, पर ये फ्यूज हो चुकी हैं। तो ये भी हमें एक ही देखने को मिलती है, ये कॉक्सीजियल हो गई। कॉक्सीजियल से नर्व्स आ रही होती हैं, वो आपको पता है, ठीक है। और ये सारी वर्टिब्रा जितनी भी होती हैं, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है, सारी इंडिविजुअल वर्टिब्रास के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो बीच में इसलिए प्रेजेंट है ताकि बोन्स एक दूसरे पे घिसे ना, फ्रिक्शन ना क्रिएट हो उनके बीच में, ठीक है। तो बेसिकली ये आप क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, स्कल जो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कोंडाइल्स डाइकोंडाइलिक स्कल। मतलब हमारे जो स्कल होता है उसमें 2 पोर्शन दिए होते, 2 आप ये मान सकते हैं, एक पॉइंट दिए हुए हैं जुड़ने के लिए हमारे किसके साथ, एटलस के साथ। तो उन पॉइंट्स को क्या कह दिया हमने, कॉन्डाइल्स कह दिया। और 2 होते हैं तो इसलिए क्या हो गया, ये डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक स्कल हो गया। अच्छा, हमारा जो मैमल्स का है वो ही देखने को मिलता है कि वो क्या है, डाइकोंडाइलिक स्कल है। और एक फ्रॉग जो होता है, ठीक है, एम्फीबियंस में, उसका भी क्या होता है, डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। बाकी शायद हमें किसी में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं इसको। और जो वर्टिब्रा है, सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल। अच्छा, जो इंडिविजुअल वर्टिब्रास होती हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है, सेंटर अगर मान लीजिए ये वर्टिब्रा है आपकी, तो इसमें सेंटर जो होगा ना वो खाली होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है उसमें। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व्स हैं, वो किस में से होती हुई जाएंगी, इन वर्टिब्रा के जो हॉलो पोर्शन है बीच में, उससे होती हुई जाएगी। तो एक पाइप जैसा बन गया ना, एक हॉलो स्ट्रक्चर बन गया, उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है उनमें, जिससे कि न्यूरल कैनाल भी कहा जाता है, उसको न्यूरल कैनाल कह रहे हैं हम, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। और इसमें से हमारी क्या पास करती है, स्पाइनल कॉर्ड इसमें से ही होती हुई जाती है, प्रोटेक्टेड वे में, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। तो नंबर अगर देखा जाए तो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होती हैं वो कितनी होती हैं, लगभग 7 ही होती हैं, लगभग सारे मैमल्स के अंदर। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, और सपोर्ट करती है किसको, हेड को। और एक तरह से क्या करती है, सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। और एक अटैचमेंट पॉइंट की तरह क्या करती है, आपको सपोर्ट करती है। एंड इट सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। अब आपको पता है रिब केज की फॉर्मेशन होती है, थोरैसिक चैम्बर जिसको कहते हैं हम। तो रिब केज जो फॉर्म होता है, तो उसमें रिब्स जो होती हैं आगे तो स्टर्नम से जुड़ती हैं, और पीछे किससे जाके जुड़ती हैं, पीछे वो जुड़ती हैं वर्टिब्रल कॉलम से जाके, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का भी एक तरह से काम करता है फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। और जो बैक की मसल्स हैं आपकी आपकी या बैक मसल्स जो हैं वो भी किससे ज्वाइन होती हैं, एक लिवरेज पॉइंट कहाँ से मिलता है उनको, स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से ही मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम में ही आके वो जुड़ती हैं। नेक्स्ट इज योर स्टर्नम एंड ब्रेस्ट बोन। तो स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन की बात करें, वो सिंगल होती है नंबर में, ठीक है, और फ्लैट बोन है, और वेंट्रल मिड लाइन
ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट है। वेंट्रल मिडलाइन मतलब हमारा ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वेंट्रल पोर्शन है, जो हमारी बैक होती है वो डॉर्सल पोर्शन है। तो वेंट्रल मिड लाइन जो सेंटर लाइन है हमारे यहाँ पर, दैट इज थोरैक्स रीजन में, तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट होती है फ्लैट बोन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। सबसे वन ऑफ द हार्डेस्ट बोन होती है ये हमारी बॉडी के अंदर। तो रिब्स की बात करते हैं अब। रिब्स क्या होती हैं बेसिकली? रिब्स भाई 12 पेयर्स में होते हैं ना, कहते हैं ना कि भाई तेरी 12 की 12 पसलियाँ तोड़ दूंगा। तो बेसिकली 12 ही क्यों, ठीक है, तो 12 पेयर्स होते हैं बेसिकली, 24 पसलियाँ होती हैं, ठीक है, 12 इधर 12 इधर, 12 दिस साइड 12 दिस साइड, तो 12 पसलियाँ हो गई भाई आपकी 12 पेयर्स। ट्रू रिब्स होती हैं इसमें, इनमें भी हमने क्या की हुई है, क्लासिफिकेशन की हुई है। एक तो ट्रू रिब्स के अंदर एक वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब्स इसको कहा जाता है, और लास्ट इज फ्लोटिंग रिब्स। क्या बेसिस है इनका कि भाई वो उनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ पर है, इन्हीं के बेसिस पे ही है। तो ट्रू रिब्स कितनी होती है, जो पहले 7 पेयर हैं आपके रिब्स के, रिब्स वाला भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए रिब्स आ गई आपकी, ठीक है। अब देखिए जो आप बीच में देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये दिख रहा है ना आपको, कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो यहाँ से स्टर्नम से क्या जुड़ रही है, आके रिब्स जुड़ रही हैं, तो बेसिकली कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और क्या कहते हैं आपके, ये देखिए ये जो सेंट्रल फ्लैट बोन दिख रही है, ये क्या है आपकी, स्टर्नम है। और जो पीछे ये बेसिकली ये पीछे वाली साइड है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली पीछे वाली साइड है, स्टर्नम से यहाँ भी होगा ये वर्टिब्रल कॉलम, पर उससे वो क्या हो गया, छुप गया है पीछे। तो बेसिकली ये क्या है आपका, वर्टिब्रल कॉलम है आपका, ठीक है। आगे तो ये किससे अटैच हो रही हैं रिब्स, ये स्टर्नम से अटैच हो रही हैं, और पीछे जाके किससे अटैच हो रही हैं, ये यहाँ भी पीछे क्या होगा आपके, वर्टिब्रल कॉलम होगी, तो पीछे किससे जाके अटैच हो रही होंगी, ये वर्टिब्रल कॉलम से जाके अटैच हो रही होंगी, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ट्रू रिब्स देखिए कौन कौन सी हैं, पहले पहले 7 पेयर जो हैं वो आपके क्या हैं, ट्रू रिब्स हैं, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू थोरैसिक वर्टिब्रा। और थोरैसिक वर्टिब्रा मतलब थोरैक्स में जो वर्टिब्रा है हमारी, वर्टिब्रा रीजन है, तो थोरैक्स में जुड़ी हुई है एक तो वो थोरैक्स वर्टिब्रा, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और वेंट्रली भी क्या है, कनेक्टेड है किससे, आपके स्टर्नम से, जो आगे पोर्शन है वेंट्रल है, और स्टर्नम से क्या है वो अटैच्ड है। और कौन से कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है स्टर्नम और रिब्स के बीच में, ठीक है। और थोरैसिक वर्टिब्रा तो बता ही दिया आपको, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा से ये जुड़ी हुई होती हैं। देख लेते हैं 7 पेयर। पहला पेयर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 पेयर जो है रिब्स के, ये क्या है आपके, ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फिर फॉल्स रिब्स जिसको कहते हैं हम। 8th 9th एंड 10th पेयर जो हैं आपके रिब्स के, 8वां 9वां और 10वां जो पेयर है रिब्स का 7 रिब्स के बाद, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहलाता है। दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। भैया वो स्टर्नम से आगे की तरफ जो है हमारी स्टर्नम, पीछे तो जुड़ी हुई होगी वो बैकबोन से हमारी, ठीक है, पीछे की तरफ तो जुड़ी हुई होगी, कहाँ से, बैकबोन से, पर आगे की तरफ जो है आते आते, जैसे ही वो आगे आती है, पीछे तो जुड़ी हुई है, आगे आगे आते आते वो डायरेक्टली स्टर्नम में नहीं जुड़ती है, ठीक है, डायरेक्टली विद द स्टर्नम नहीं जुड़ी हुई थी, पर वो किस में जुड़ी हुई होती है, जॉइंट्स विद द 7th रिब, 7वीं रिब में जाके जुड़ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यही है ना, यहाँ तक तो 7 ये हो गई थी हमारी, ये 7वीं रिब थी हमारी, ये 8वीं 9वीं और 10वीं रिब। ये तीनों रिब जो हैं ये किस में जुड़ी हुई हैं, जाके 7th रिब में जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टली इससे यहाँ नहीं जुड़ी हुई स्टर्नम से, ये किस में जुड़ रही हैं, 7th रिब में जाके जुड़ रही हैं हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स हो गई। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है आपकी, 11th एंड 12th पेयर जो होते हैं रिब्स के, उनको फ्लोटिंग रिब कहा जाता है। 11वीं और 12वीं पसली होती है, और सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट होता है किसी का, तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि यही वाली जो आपकी रिब्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये अटैचमेंट नहीं है इनकी, ना आगे ना पीछे, ठीक है।
तो 11th एंड 12th पेयर रिब जो है वो है दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रली भी कनेक्ट नहीं होती हैं। आगे की तरफ जो अगला वाला आगे वाला पोर्शन है आपका वो क्या है, आपका वेंट्रल पोर्शन है, तो ना ही ये वेंट्रली अटैच्ड है, कोई कनेक्शन नहीं है विद द स्टर्नम, और ना ही किसी और दूसरी रिब के साथ। ये एक्चुअली क्या कर रही है, पीछे जुड़ी हुई है और आगे बस फ्लोट कर रही है, ये ऐसे निकली हुई है आप मान सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग है, ना ये आपके पॉइंट ऑफ कनेक्शन इनका नहीं है। ठीक है, वेंट्रली किसी चीज से कनेक्ट नहीं हो रही है और आगे आके बस खत्म हो जा रही है, ना तो किसी रिब के अंदर जुड़ रही है जैसे आपकी 8th 9th 10th पेयर जुड़ रहे थे 7th वाली में, और ये किसी में नहीं जुड़ रही है, ये ऐसी हवा में एक तरह से लटकी हुई हैं। तो ये इनको इसलिए क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ईच रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन, हर एक रिब के पास 2 आर्टिकुलेशन होते हैं, मतलब 2 पॉइंट होते हैं अटैचमेंट के। सरफेसेस ऑन ए डोर्सल एंड, मतलब जो पीछे जुड़ जाके डोर्सल एंड पे जुड़ती है रिब जाके, वहां पे 2 पॉइंट होते हैं हर एक रिब के पास, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, बाइसेफेलिक। अगर मैं पीछे वाला हिस्सा बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा रिब का हिस्सा, ये रिब आई तो ऐसा होगा, एक पॉइंट ये अटैच होगा, बट ये मान लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम है आपकी, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया, तो एक हिस्सा यहाँ जुड़ेगा एक हिस्सा यहाँ जुड़ेगा, इस मतलब ऐसे जुड़ेगी रिब, ये रिब ही है, ये पूरी रिब है। ठीक है, ऐसे ही जुड़ेगी ये। तो बेसिकली ये इसको इसलिए क्या कहते हैं, 2 पॉइंट होने की वजह से बाइसेफेलिक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट इज योर अपेंडिकुलर स्केलेटन, या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, या फिर आपका जो वो स्केलेटन जो आपके एक्सियल स्केलेटन से ही क्या करा हुआ है, साइडों में जुड़ा हुआ है। तो एक्सियल स्केलेटन के अलावा जितना भी पोर्शन है आपकी बॉडी का बोन्स के साथ, दैट इज योर अपेंडिकुलर स्केलेटन, एंड इसमें 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 126 हैं भैया। अब इसमें कौन कौन से आ गए आपके, 4 लिम्स आ गए, मतलब हाथ पैर, जिनको क्या कहते हैं, हाइंड लिम्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले बोन्स ऑफ 4 लिम्स की बात करें तो भैया आपके एक हाथ में लगभग लगभग 30 बोन्स होती हैं, और 2 हाथ हैं तो कितनी हो गई, 60 बोन्स हो गई आपकी, कितनी हो गई। तो इंक्लूड ह्यूमरस, अब इसमें 4 लिम मतलब हैंड जो है आपका, उसमें कौन कौन सी बोन हो गई आपकी, ह्यूमरस लॉन्गेस्ट बोन, मतलब लॉन्ग बोन है जो ये वाली क्या कहते हैं इसको, बाइसेप बोन। ठीक है, बाइसेप बोन भी कह सकते हैं जिससे बाइसेप बनता है आपका। तो ये क्या हो गया आपका, ह्यूमरस हो गया, दैट इज सिंगल होती है। और रेडियस हो गई, फिर उसके बाद अल्ना हो गई, ये रेडियस ये अल्ना। ठीक है, फिर आ गई आपकी कार्पल्स, रिस्ट बोन जिससे हमारी रिस्ट बनी हुई है, वो कितनी होती है, 8 इन नंबर्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं जो मिलकर रिस्ट बनाती है हमारी। फिर आती है मेटाकार्पल्स जो आपकी पाम बनाती है, ये पाम बोन्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली पाम बोन्स 5 होती है नंबर्स में, क्योंकि 5 उंगलियां हैं तो 5 बोन्स होती हैं ऐसे। ठीक है, पाम बोन्स। फिर फेलेंजेस, फेलेंजेस जो होती हैं आपकी उंगलियों की बोन, उंगली के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है वो होती हैं। लगभग लगभग ये देखा गया है कि हर एक उंगली में 3 बोन होती हैं, एक्सेप्ट थम, थम में 3 नहीं होती। ठीक है, और तीन तीन बोन्स होती हैं, 3 मिलके बनाती हैं, तो भैया ये लगभग लगभग क्या होते हैं आपके 14 डिजिट्स निकलती हैं आकर एक हाथ के अंदर। ठीक है, तो 3 4 जा 12, और थंब में 2 होती हैं तो 14 हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। तो फेलेंजेस कितनी होती हैं, डिजिट्स कितनी होती हैं, इनको ही बोलते हैं 14। अच्छा, इसको एक बारी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी भी। ये देखिए, यहाँ दिख रहा है ना, ये देखिए, ये आपकी लॉन्गेस्ट बोन है, दैट इज ह्यूमरस। फिर उसके बाद रेडियस हो गई। अच्छा देखिए, रेडियस को कैसे पहचानते हैं, कौन सी वाली रेडियस होगी, जो आपके थंब के साथ साथ बोन जाएगी ना, वो क्या होगी आपकी रेडियस होगी, और जो थंब के अपोजिट जाएगी वो क्या होगी आपकी अल्ना होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कार्पल्स आ गई जो रिस्ट बोन है ये वाली, फिर मेटाकार्पल्स जो कि आपकी पाम बोन है, फिर फेलेंजेस जो कि आपकी डिजिट्स हैं, फिंगर्स को बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, आपका जो ह्यूमरस है इसका ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है काफी ब्रॉड होता है। ठीक है, ये आपको पोर्शन जो देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये ह्यूमरस का जो पोर्शन है ये काफी ब्रॉड है। और ये जो ट्रायंगुलर बोन देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड जिसको कहते हैं हम। और ये जो आ रही है बोन, ये क्या है आपकी कॉलर बोन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस करके एक चीज होती है, मतलब एक उभार कह सकते हैं आप, उभार सा प्रेजेंट है। ठीक है, जो स्कैपुला में प्रेजेंट होता है, और वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, क्लैविकल के साथ, क्लैविकल।
जो आपकी कॉलर बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन को क्लेविकल बोलते हैं बेसिकली। और जो आपकी ये ह्यूमरस का हेड होता है, ये एक तरह से जैसे आपका ये मानिए एक बॉल है, ठीक है, और ये एक और जगह है जहाँ पे बॉल जैसी कैविटी है, खाली जगह है ये, इसके अंदर ये बॉल फिट हो सकती है, ठीक है। और अगर फिट होगी तो ये पूरा ऐसे ऐसे, क्योंकि कवर्ड है पूरी, और ये ऐसे 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 इसके अंदर घूम पाएगी पूरा, ठीक है। अब ये जो घूम पा रही है तो ये काफ़ी फ्रीली मूव कर पा रही है। तो ये जॉइंट बेसिकली कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब ये एक तरह से बॉल होगी, एक तरफ बॉल जैसी होगी और एक तरफ सॉकेट होगा उसका, सॉकेट के अंदर वो बॉल पूरी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, जिसकी वजह से हाथ का काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, हम 360 मूवमेंट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैविटी है जिसके अंदर ये फिट हो रही है, ये बेसिकली जो ह्यूमरस का हेड है, तो उस कैविटी को क्या कहते हैं हम, ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे कि क्या है भैया, कैसे किस किस का नाम दिया गया है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा डिजिट्स कितनी होती हैं, 14 होती हैं। नेक्स्ट इज बोन्स ऑफ हाइंड लिम। तो हाइंड लिम और हमारा फोर लिम लगभग लगभग सेम ही बोन्स होती हैं, पर उसमें अलग बोलते अलग है बस उनको। इंक्लूड फीमर, फीमर क्या होती है, थाई बोन, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी, फीमर। फिर पटेला, पटेला जो है बेसिकली आपकी नी कैप, कहते हैं ना नी कैप, तो नी के ऊपर जो कैप होती है, घुटने के ऊपर जो कटोरी सी बोलते हैं, तो बेसिकली वो क्या आपकी पटेला है, जो कि एक सिंगल होती है नंबर में। फिर आती है टिबिया, फिर आती है फिबुला, फिर वही हो गई कार्पल के लिए क्या बनाया, टार्सल्स बना दिया, जिसको एंकल बोन कहते हैं हम। एंकल बोन कितनी होती है, 7 होती है नंबर्स में। फिर मेटाकार्पल्स हो गई जो हमारे फीट बनाएंगी बेसिकली, ये कितनी होती है, 5 होती हैं। फिर फेलेंजीज हो गई जो कि हमारी डिजिट्स उंगलियां बनाएंगी, दैट इज 14 होती है नंबर में। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की बोन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो लगभग लगभग सेम ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज योर पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, गर्डल जो होते हैं बेसिकली ये सेट ऑफ बोन्स होता है, ठीक है, सेट ऑफ बोन्स है। पेक्टोरल गर्डल मतलब हमारा जो पीछे अपर बैक में हमें देखने को मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। तो इट इंक्लूड्स क्या क्या आएगा इसमें, क्लेविकल जो कि हमारे कॉलर बोन हो गई, कॉलर बोन, कॉलर जिससे बनता है हमारा, तो ये राइट और लेफ्ट दो हो गई, तो बेसिकली 2 क्लेविकल हो गई। फिर स्कैपुला, जो शोल्डर ब्लेड मैंने ट्रायंगुलर बोन बताया था, आप ऐसे छू के देखोगे अपने पीछे तो आपको दिखेगा कि भाई कुछ ट्रायंगुलर सा है, तो बेसिकली वो स्कैपुला होता है आपका, वो भी 2 होते हैं। स्कैपुला इज द लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, ठीक है। जो डोर्सल पार्ट है आपका उसमें थोरैक्स रीजन में, वहां पे होगा बिटवीन दी सेकंड एंड सेवंथ रिब्स। तो सेकंड और सेवंथ रिब जो है आपकी, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। सेकंड से लेके सेवंथ रिब के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, आपका ये आपका स्कैपुला प्रेजेंट होता है। याद रखना ये कि ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, सिचुएटेड कहाँ पे, डोर्सल रीजन में आपके, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कैपुला या फिर शोल्डर ब्लेड जिसको बोल रहे हैं हम, हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज। उसके पास कुछ थोड़ी सी उठा हुआ उभार होता है, रिज होती है, जिसको स्पाइन कहा जाता है। वैसे ये वो वाली स्पाइन नहीं है जो सोचें आप, ठीक है, स्पाइन कहा जाता है। विच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, और ये एक तरह से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, एक फ्लैट एक्सपेंडेड मतलब आगे जाके ऐसे बढ़ जाता है। और उस प्रोसेस को क्या बोल, प्रोसेस यहाँ पे कोई फिनोमिना या किसी चीज को नहीं बोल रहे हैं प्रोसेस, प्रोसेस का बायोलॉजी में यहाँ पे प्रोसेस का भी कहाँ यूज किया जाता है, कोई उभार अगर निकला हुआ है तो उसको भी प्रोसेस बोला जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक्सपेंडेड प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियन। क्या बोलते हैं, एक्रोमियन। तो जो क्लेविकल होगा या कॉलर बोन होगी आपकी, वो वहां उस एक्रोमियन रीजन में आके क्या करेगी, बाइंड करेगी, मतलब आर्टिकुलेट करेगी, जुड़ेगी वहां पे आके, ठीक है। तो क्लेविकल जो होता है वो उस कॉलर बोन जो है हमारी, उस एक्रोमियन रीजन में जाके क्या कर रही होती है, आर्टिकुलेट कर रही होती है हमारे स्कैपुला के साथ। अब जस्ट एक्रोमियन के नीचे, बिलो द एक्रोमियन इज ग्लिनॉइड कैविटी। जो एक्रोमियन हमारी रीजन था उसके थोड़ा सा ही जस्ट नीचे ही क्या है आपकी, ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। और ये ग्लिनॉइड कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह है, ग्लिनॉइड कैविटी में थोड़ा फ्लूइड भी भरा हुआ होता है, ठीक है। और ग्लिनॉइड कैविटी जो है आपकी, विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। और ये ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है यही क्या करती है, किसके साथ जुड़ती है जाकर, आपका जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, जो ह्यूमरस है आपकी, ठीक है, ये बाइसेप वाली बोन है जो ह्यूमरस है आपकी, इसके हेड के साथ ही क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है क्या, ग्लिनॉइड कैविटी।
टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, और क्या बना लेती है, शोल्डर जॉइंट हमारा तैयार हो जाता है बन के, क्योंकि हमारी जो बोन है ह्यूमरस वाली उसमें क्या है, हेड जो है उसका राउंड है, थोड़ा सर्कुलर सा है, स्पेरिकल टाइप का, और जो ग्लिनोइड कैविटी है वो उसमें सॉकेट टाइप का है, ऐसे खाली जगह है कैविटी के अंदर। इसके अंदर हमारा जो हेड होता है ह्यूमरस का वो क्या कर जाता है, बिल्कुल ऐसे आर्टिकुलेट कर जाता है। अब उसके अंदर वो ऐसे 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 मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पेक्टोरल गर्डल हो चुका आपका। नेक्स्ट इज योर पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल की बात करें भैया, पेल्विक गर्डल क्या होते हैं, दो होते हैं हमारे पास, सही बात है। फॉर्म्ड ऑफ टू कॉक्सल, अच्छा आपने ये तो देख ही लिया ना, ये डायग्राम देख लिया पूरा। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं आप, पेल्विक गर्डल की। ये आपका क्या है, पेल्विक गर्डल है बेसिकली। पेल्विक गर्डल में देखिए कॉक्सल बोन है, सेक्रम है, इसको भी ऐसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ देखते हैं हम कि फॉर्म्ड ऑफ टू कॉक्सल बोन्स, दो कॉक्सल बोन से बना हुआ है। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, और जो कॉक्सल बोन जो होती है ये बनी हुई होती है आपकी तीन बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई होती है। एक होता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है, ये पूरी कॉक्सल बोन है ये आपकी, और ये कॉक्सल बोन जो है ये किससे बनी हुई है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीनों बोन के फ्यूजन से बनी हुई है क्या, कॉक्सल बोन आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज at the point of fusion of ilium, ischium and pubis is a cavity acetabulum to which the thigh bone articulate। अब जो पॉइंट होगा कौन सा वाला, ये जहां पे ये तीनों की तीनों क्या कर गई, फ्यूज कर गई, ठीक है। वहीं पे क्या प्रेजेंट बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है। मान लीजिए यहाँ पे ये फ्यूज करी है और यहाँ पे कॉक्सल बोन में क्या बन जाएगी, एक खाली जगह बन जाएगी, एक कैविटी बन जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कैविटी बन गई अब यहाँ पे, और जो ये ह्यूमरस है, सॉरी ये जो फीमर है, फीमर हमारी, फीमर क्या है हमारी, थाई बोन बेसिकली। उसके नीचे आपको दिखेगा ये पटेला जो नी कैप है, फिर ये टिबिया हो गई, ये फिबुला हो गई, फिर ये टार्सल्स हो गए जो हील बना रहे हैं, फिर ये मेटाटार्सल्स हो गए ये जो फीड बना रहे हैं, और ये क्या हो गया आपकी फैलेंजेस हो गई ये उंगलियां, ठीक है। तो बेसिकली बात मैं क्या कह रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी कह रहा हूँ कि जो आपका इलियम, इस्चियम और प्यूबिस जो है जहाँ पे फ्यूज करते हैं कॉक्सल बोन में, वहां पे कैविटी बनती है एक, उस कैविटी का नाम क्या दिया गया है, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके पेल्विक गर्डल में होती है, याद रखना आप। और ग्लिनोइड कैविटी कहाँ होती है, आपके पेक्टोरल गर्डल में, ठीक है। पेल्विक और पेक्टोरल में फर्क है, पेक्टोरल हाथ मतलब सॉरी फोर लिम्ब के लिए लगता है, और पेल्विक जो है बेसिकली आपका लोअर पोर्शन के लिए लगता है आपके, ठीक है। तो एसिटाबुलम कहाँ पर है, आपके पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट है, कॉक्सल बोन में किसके फ्यूजन से बनी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के पॉइंट ऑफ फ्यूजन पे बनती है, जिसमें कि क्या आर्टिकुलेट करेगा आकर, जो आपकी थाई बोन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फीमर, ठीक है। अब द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिस सिम्फाइसिस। अब देखिए एक हाफ आपका राइट वाला हो गया पेल्विक गर्डल का, एक हाफ आपका लेफ्ट वाला हो गया पेल्विक गर्डल का। अब दोनों जहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये तो कुछ और हो गया तो बेसिकली जहाँ पे जुड़ जाएंगे ये दोनों, जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी दोनों गर्डल्स की, वहाँ पे क्या बनता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है, और वहाँ पे क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो बनेगा ना ये, अब ऐसे ही यहाँ पर होगा एक, वो आके जुड़ेगा यहाँ पे, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस हो जाएगा, और फाइब्रस कार्टिलेज का ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज योर जॉइंट्स। सो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछा गया है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो जॉइंट्स की बात करें तो क्या होता है, जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो भैया जॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो बोन्स के बीच में कांटेक्ट हो रहा हो, या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में क्या हो रहा हो, कांटेक्ट हो रहा हो, ठीक है। अब जॉइंट्स भी कई तरह के होते हैं, एक होते हैं इमूवेबल जॉइंट जो कि मूव ही नहीं कर सकते, किसी मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, वो जॉइंट क्या कहलाते हैं, फाइब्रस जॉइंट कहलाते हैं। जो हमारा स्कल है, पहले इसमें इंडिविजुअल बोन्स थी, ठीक है, अब बोन्स जुड़ गई आपस में, थोड़ा फ्यूज कर गई, तो बेसिकली जो फ्यूज करी हैं उनके बीच में कौन सा कार्टिलेज है, उनके बीच में आपका सूचर्स जिनको कहते हैं हम, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वहाँ पे।
और सूचर्स जो है बेसिकली उनको सूचर्स कहा जाता है ना, जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है आपकी, अगर एक डमी देखेंगे, डमी स्केलेटन, तो उसमें भी आपको पैटर्न बना हुआ दिख जाएगा सर के ऊपर। तो बेसिकली उसमें वो जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, जो सूचर्स कहते हैं उनको, सूचर्स प्रेजेंट है, वो बेसिकली जॉइंट्स हैं किनके बीच में, स्कल बोन्स के बीच में। तो बेसिकली फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो, और सूचर्स जिनको कहते हैं बिटवीन द स्कल बोन्स। नेक्स्ट इज योर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट या फिर इनको कहते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत कम मूवमेंट होता है इनमें, स्लाइटली मूवेबल जिनको बोला जाता है, बहुत कम मूवमेंट है इनमें। और ये किसके बने, इनको जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन्स आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। ऐसी बोन्स जिनके जो किससे जुड़ी हुई है, कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई है आपस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। और कहाँ देखने को मिलता है हमें ये, जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, जो हमारी बैकबोन है। तो मैंने बताया ना, वर्टिब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कार्टिलेज जोड़ रहा है दोनों वर्टिब्रा को। वर्टिब्रा किससे बनी हुई है, बोन से बनी हुई है, और हम थोड़ा थोड़ा तो ऐसे 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 मूव कर पाते हैं। तो दैट इज योर कार्टिलेजिनस जॉइंट, और किसके बीच में, आपकी एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में है। नेक्स्ट इज साइनोवियल या साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं, इनमें सबसे मैक्सिमम क्या होता है, आपका मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। दे हैव फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। इनमें जो जॉइंट होगा, इसमें कैविटी प्रेजेंट होगी, और उस कैविटी में क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होगा। क्या भरा होगा, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, मैंने बताया फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ टू बोन, जहाँ पे दोनों बोन आके जुड़ रही हैं। यह मान लीजिए आपकी कैविटी है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, और यहाँ से ये बोन आई और इसमें आर्टिकुलेट हो गई। तो बेसिकली फ्रिक्शन भी नहीं होगा, एक तो बहुत ईजी मूवमेंट हो जाएगा उसका, बोन का, और यहाँ पे काफ़ी हद तक मूवमेंट पॉसिबल होता है। अब टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला क्या है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। शोल्डर में जो जॉइंट है हमारे, वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल शेप का और सॉकेट शेप का बोन्स स्ट्रक्चर बनाती हैं और आपस में जुड़ जाते हैं वो। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, शोल्डर में और आपके हिप जॉइंट में बेसिकली। तो मतलब फीमर और एसिटाबुलम वाली जो कहानी बताई, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है। और जो आपका ये आपका जो आपका पेक्टोरल गर्डल था, उसमें भी आपका क्या, शोल्डर जॉइंट में भी क्या प्रेजेंट था, ग्लिनॉइड कैविटी। और ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस जहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहे थे, तो बेसिकली वहाँ भी क्या है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही प्रेजेंट है। अब देखिए हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, हिंज हम किसे कहते हैं, कब्जा जो लगा हुआ होता है ना, जो आपके दरवाजा देखा होगा, तो अगर दरवाजा दोनों तरफ खुलने वाला है वो नहीं, ऐसे दरवाजे होते हैं ना जो हमारे कमरे के दरवाजे होते हैं, जो एक ही तरफ खुलते हैं, आधे खुलते हैं। तो बेसिकली वो क्या लगा हुआ है वहाँ पे, हिंज लगा हुआ है, ठीक है। वो दरवाजा जो है वो पूरा नहीं खुल सकता, वो आधा ही खुल सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये एल्बो हो गई, अब ये एल्बो हमारी इतनी तो जा पाती है, पर इससे और आगे नहीं जा पाती ना, और वापस इतनी आ जाती है, पर इतनी जाएगी और यहाँ मूवमेंट रुक जाता है, इससे आगे नहीं जा पाता, इससे ज़्यादा और हमारा हाथ मूव नहीं करता। तो ये बेसिकली क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है थोड़ा। और ये क्या होता है आपका, हिंज जॉइंट होता है बेसिकली। ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, नी में प्रेजेंट होता है। आप अपना घुटना थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं, जब बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा घुटना, उससे ज़्यादा और नहीं फोल्ड कर सकते अपने घुटने को ऊपर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है नी कैप की वजह से। तो वो भी क्या हो गई आपकी, क्या हो गया, ये आपका हिंज जॉइंट ही हो गया। तो नी में प्रेजेंट होता है, एल्बो जॉइंट में प्रेजेंट होता है, जो हमारी फैलेंजेस होती हैं, मतलब उंगलियां होती हैं, इनमें प्रेजेंट होता है। हम अपनी उंगलियां ऐसे खोल पाते हैं, पर इससे ज़्यादा और हम ऐसे नहीं खोल पाते, ठीक है। क्यों नहीं जाती, हमारी मूव नहीं करती ऐसे बॉडी, क्योंकि वहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। तो हिंज जॉइंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, पर बियॉन्ड उसके कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। पिविट जॉइंट जो होता है, ये क्या होता है, मान लीजिए ये कौन सा है, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। जो आपकी जो एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा है और उसके नीचे जो है दैट इज योर एक्सिस वर्टिब्रा, ठीक है, उनके बीच में जो है जॉइंट, वो कैसा जॉइंट है, पिविट जॉइंट है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पे ही क्या है, वो पिविट करके ऐसे रुकी हुई है। तो ये जो ऐसे 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 हम घुमा पाते हैं सर, बेसिकली ये क्या है, हमारा पिविट जॉइंट है, ठीक है। फिर होता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो हमारी कार्पल्स होती हैं, ठीक है। कार्पस जो है हमारे रिस्ट बोन है, जो बेसिकली रिस्ट बोन, ठीक है, उनके बीच में कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, कार्पल्स के बीच में। सैडल जॉइंट जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द
कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो थंब में हमें पता है कि भैया फेलेंजेस में 2 ही होती हैं बोन्स, और थंब का जॉइंट जो होता है वो भी थोड़ा अलग होता है मेटाकार्पल के साथ। तो जो कार्पल और मेटाकार्पल होगी थंब की, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा वो कैसा जॉइंट होगा, उसको बोलेंगे हम क्या, सैडल जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सैडल और ग्लाइडिंग ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ योर मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो इनके डिसऑर्डर क्या है भाई, डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं, और डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन आता है, एक जरूर मस्ट है। तो मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस, तो ये एक तरह का क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो अफेक्ट करता है किसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को। याद रखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये कौन सा जंक्शन होता है जहाँ पे मोटर न्यूरॉन आता है आपका और आपकी मसल से आके कनेक्ट होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन और मसल का सेल जो है जो कांटेक्ट में आ रहे होंगे, उस जंक्शन को क्या बोला, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला। तो एक ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब खुद ब खुद होने वाली डिसीज है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वही हमारे सेल्स को क्या करेंगे, हमारे अदर सेल्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके सेल्स कुछ ऐसा करने लगेंगे कि वो खुद के ही सेल्स को मार रही है बॉडी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे खुद के सेल्स जो हैं बॉडी के उनको किल कर रहा है, तो इसलिए ऑटो इम्यून बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जो अफेक्ट करता है किसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं उनको खत्म करने लग जाता है वो। इट लीड्स टू फटीग, जिससे कि बहुत थकान होती है, वीकनिंग होती है, बहुत कमजोरी आती है, और पैरालिसिस हो जाता है किसका, स्केलेटल मसल्स का। और स्केलेटल मसल तक जब सिग्नल ही नहीं जाएगा तो वो बेसिकली पैरालाइज ही हो जाएंगी ना, वही तो पैरालाइज होता है। ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। तो ये कैसा है, कौन सी उसमें होता है ये बीमारी में, दैट इज योर मिस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा याद रखिए, डिस्ट्रॉफी वर्ड जो होता है, डिस्ट्रॉफी वर्ड लगता है डीजेनरेशन के लिए। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल की डीजनरेशन। तो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन जब होगा किसका, स्केलेटल मसल का, मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अगर स्केलेटल मसल का डीजनरेशन हो रहा है लगातार तो वो क्या कहलाएगा आपका, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और मस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, इसमें इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब खुद के सेल्स ही, खुद का इम्यून सिस्टम ही किल करेगा किसको, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। डिस्ट्रॉफी में डीजेनरेशन है किसका, आपके स्केलेटल मसल का, लगातार मसल डीजेनरेट करती चली जाएंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इज टिटनी। टिटनी क्या होता है, बेसिकली रैपिड मसल स्पैज्म होता है ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अगर मान लीजिए बॉडी में लो कैल्शियम है प्रेजेंट, और वहाँ पे बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो रैपिड मसल स्पैज्म कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, रैपिड मसल स्पैज्म्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। तो ये टिटनी वाली कंडीशन होती है, अकड़न आती है, बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है बॉडी। ठीक है, होता क्यों है, लो कैल्शियम की वजह से होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अर्थराइटिस। अर्थराइटिस हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, एजेड पर्सन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, तो इन्फ्लेमेशन आता है जॉइंट्स का, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी होते हैं, वो तो चलो खैर गाउट में आएगा, पर अर्थराइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन है किसका, जॉइंट्स का। तो जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन किसी ना किसी रीजन की वजह से ही आता है। ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो भी आ जाता है। और नेक्स्ट इज योर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, ऑस्टियो वर्ड जो होता है ये बोन के लिए लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ये क्या हो रहा है, एक तरह से डीमिनरलाइज हो रही है। ठीक है, घुलना, पोरेसिस मतलब घुलना। ठीक है, तो डिजोल्व होना। तो ये पहली बात, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ऑस्टियोक्लैट जो सेल्स होते हैं वो कॉज करते हैं, और ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब कि एज के साथ ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जैसे जैसे ज़्यादा एज होती चली जाती है। बाय डिक्रीज्ड बोन मास इन इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। और इसमें होता क्या है भैया, आपका जो बोन का मास होगा वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, और चांसेस जो है फ्रैक्चर के वो बढ़ते हुए आपके चले जाते हैं। होता क्यों है ये, क्योंकि भाई बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती हुई चली जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी मात्रा कम होती चली जाती है,
और एस्ट्रोजन हार्मोन ही किसको रोक के रखता है एक तरीके से, ऑस्टियोक्लैट्स जो मैंने सेल्स बताए थे जो क्या करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। तो जब हार्मोन कम हो जाएगा तो ऑस्टियोक्लैट्स एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो गए तो वो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो वही आपकी ये डिक्रीज बोन मास और इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर की कंडीशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट इज योर गाउट। गाउट क्या होता है इसमें, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो इन्फ्लेमेशन आती है क्यों जॉइंट्स के बीच में, क्योंकि वहाँ पे दो जॉइंट है, जॉइंट के बीच में क्या आ गए, अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ गए। अब जब बोन मूव करेगी तो दोनों बोन के बीच में एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहा है, और वो घिसेगा, ठीक है, घिसेगा तो दोनों बोन्स के बीच में मास डीमिनरलाइज होगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, एक तरह से इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाएगी उस जगह पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे डैमेज पहुँच रहा है। क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहाँ पे एक तरह से ब्रेक कर रहे हैं किसको, बोन को, ठीक है, और जो भी सराउंडिंग टिश्यू प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, गाउट कहते हैं। याद रखिएगा गाउट और टेटनी में फर्क ये है, गाउट जो होता है वो होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेशन होने की वजह से, जमा होने की वजह से, और टिटनी जो होता है ये होता है आपका रैपिड मसल स्पैज्म होते हैं। क्योंकि कैल्शियम जो है बहुत कम है बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो बस इतना ही, दैट्स इट गाइज, एंड आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके नीट के लिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर हमने देखा है कि जॉइंट्स और आपके जो डिसऑर्डर्स हैं इनसे दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जनरली। एंड आई होप सो आपको ये समझ आया है, आप बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और हाँ आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा आगे के लिए भी। एंड आई होप सो आई विल कीप पोस्टिंग दिस kind of videos, this kind of content in future, so that you can ace your NEET exam, and I wish you very all the best। आपको अगर मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है, आपको स्टडी टिप्स चाहिए या कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कि बायोजीनियस नीट प्रेप, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। And that's it. Keep studying, keep smiling, and I wish you very all the best. Thank you.